अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्रिटिकिंग रिसर्च रिपोर्ट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वो उसका मेथड पढ़ा था। क्रिटिकिंग रिसर्च रिपोर्ट्स में क्या बताया जा रहा है, ये हम थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन दोबारा इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि पीपीटी थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो इसको हम थोड़ा सा मतलब इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। खैर, मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा हो सकता है मैं आपको पढ़ाऊँ। तो क्रिटिकिंग का मतलब क्या होता है कि read research report not just for understanding but critically evaluating the researchers key concept and methods as your skills develop। इसमें मतलब ये होता है कि आपको रिसर्च को सिर्फ पढ़ना नहीं होता कि आपने निकाला और आपने उनको पढ़ लिया, बल्कि एक जायज़ा लेना होता है। मतलब आप एक चीज़ को जज करते हो, ठीक है। जब आप किसी रिसर्च को पढ़ें तो उसको कंसेप्ट्स और तरीक़ों को समझें, उसके जितने भी चीज़ें होती हैं उसको समझ कर देखें, ठीक है, कि क्या ठीक है क्या गलत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कह रहा है कि रोज़ाना दूध पीने से जो है वो ज़्यादा ताकत आती है, तो आप सोचें कि मतलब कौन लोग हैं जिन पर ये रिसर्च हुई, कितने लोगों पर हुई, कौन से एरिया से हुए, क्या जो है वो क्या सबके साथ ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो मतलब ये कि आप जो है रिसर्च को सिर्फ पढ़ते नहीं है, उसको जो है आप क्या करते हैं, मतलब समझते हैं, उसको जो है इवैल्यूएट करते हैं, उसको जज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है रिसर्चर क्रिटिक इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रिसर्चर समरी एंड साइन ऑफ्स। वही बात कि ये कोई समरी और साइन ऑफ्स नहीं होता, ये बेसिकली एक क्रिटिक होता है जो आप उस चीज़ में जज करते हो, ठीक है। और ये एक सिस्टमेटिक वो होता है, मतलब ये एक समरी नहीं होता या फिर ये एक ऐसा कोई ऑब्जेक्टिफाई चीज़ नहीं होती, ठीक है। इसमें ये है कि आप रिसर्च में देखोगे कि क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या कमी थी, ठीक है। तो उसमें आप एक सिस्टमेटिक वे में जाते हैं और उन चीज़ों को समझते हैं। मतलब आप उसमें ये देखेंगे कि कौन सा टेस्ट हुए हैं, कौन जो दूध वाली बात हमने की कि उन बच्चे कहाँ से आए थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम उसमें नोट करते हैं, उनके स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन जो है ना वो सारी चीज़ें उसमें नोट करते हैं। अच्छा, ये जो आपको बताया भाई, ये आपको एक रिसर्च का वो बताया गया है कि भाई मतलब एक फैक्शियस स्टडी है जिसकी समरी आपको बताई गई है, मतलब कि उसमें क्या क्या है, उसका मकसद क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मेथड, उसके रिजल्ट्स, उसके एनालिसिस, ठीक है। और फिर उसका जो है हमें कंक्लूजन क्या मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें देख सकते हो। वैसे आपको इसको पढ़ने की नीड नहीं है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट मेनली जो है आपने रिसर्च क्रिटिक को समझना है। अच्छा, फिर आगे जब जाते हैं तो आगे लिखा हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक टिपिकली एंड विद समरी ऑफ द स्टडीज मेरिट्स वैल्यूज of its evidences, not recommendation and recommendation for improving either the researcher of the written uh, रिपोर्ट, ठीक है। मतलब रिसर्च में ये है ना कि अच्छे क्रिटिक का काम और तरीका जो है डिफरेंट चीज़ों पर होता है कि वो आपके रिसर्च की वैल्यू बताता है कि भाई आपके रिसर्च में अच्छी बातें क्या हैं, उसके एविडेंस की वैल्यू बताता है, वो आपको सलाह मशवरा देता है कि आगे आप अपने रिपोर्ट को, अपने रिसर्च को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने आपके रिसर्च को देखा, उन्होंने क्रिटिक किया, ठीक है। तो वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है ना, सबसे पहले वो देखेंगे सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है कि वाज द रिसर्च प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग, यानी कि इस चीज़ का नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट था, क्या ये स्टडी नर्सिंग को कंट्रीब्यूशन दे सकती है, ठीक है। यानी अगर आपने नर्सिंग के स्ट्रेस के बारे में बात की है कि काम की वजह से नर्सिंग के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और उस रिसर्च में आपने ये बात की है, तो ये मसला बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। इसी तरह थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल का मतलब ये है, या पढ़ लीजिएगा, वाज द कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग साउंड्स, यानी कि मतलब ये कि क्या रिसर्च के पीछे कोई कंसेप्ट या थ्योरी जो आपने यूज़ की थी वो सही था। अगर स्ट्रेस का जो थ्योरी आप यूज़ कर रहे हो वो गलत थी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो पूरी रिसर्च आपकी गलत हो जाती है। इसी तरह मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो द मेथड्स रिग्रेस एंड एप्रोप्रिएट और द फाइंडिंग साउंड्स, यानी कि क्या तरीके जो आपने यूज़ किए, जो मेथड्स आपने यूज़ किए वो सही थे, ठीक थे, ठीक है। क्या जो उसके
वजह से रिजल्ट्स आए वो ठीक है यानी क्रेडिबल है, ठीक है। अगर सैंपल साइज बहुत छोटा था, आपने बहुत कम लोगों के ऊपर रिसर्च किया था, तो टेस्ट और रिलायबल टेस्ट नहीं थे, यानी जो आपने टेस्ट किए वो भी ठीक नहीं थे, तो आपका रिजल्ट ज़ाहिर है रिजल्ट सही नहीं आएगा या वो मुश्किल से माना जा सकता है, ठीक है। इसी तरह है इंटरप्रेटिव दैट द रिसर्चर प्रॉपर्ली इंटरप्रेट डेटा इन मेक डिफेंसिबल इंटरफेरेंस। मतलब ये कि रिसर्च ने डेटा को सही तरीके से समझा, जो रिजल्ट्स निकले हैं वो डिफेंड करने के काबिल है, यानी उस पर यकीन किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा कोई फ़र्क है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा उसमें कोई मिस्टेक है, तो वो फिर गलत इंटरप्रिटेशन है, यानी कि उस चीज़ को आप आगे नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। एथिकल राइट्स वर एथिकल वर द राइट्स ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट्स प्रोटेक्टेड। वही बात ना कि जो आपने जिन लोगों के ऊपर स्टडी की है, क्या उनके राइट्स की आपने हिफाजत की है? जैसे उनको ये बात पता थी कि उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है, क्या उनसे आपने इजाज़त ली थी, या उनका कोई नुकसान तो नहीं हुआ इस रिसर्च में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्टाइलिस्टिक का मतलब ये कि आपने सही लिखा है, क्लियरली रिटन है, सही बिल्कुल बेतरतीब वगैरह चीज़ें आपने नहीं लिखी। अगर आपने कन्फ्यूजिंग लिखा है या ग्रामर मिस्टेक है, तो समझना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम उसमें देखते हैं। अच्छा, फिर आगे आप देखते हैं कि और क्या बताया गया है। इन शॉर्ट, peer review do a comprehensive review, provide feedback to the researcher and to the general editor about the merit of both the study and the report, and typically offer suggestion for improvement। मतलब पेयर रिव्यू का काम होता है ना कि रिसर्च का पूरा एक आप कह सकते हो जायज़ा लें, ताकि रिसर्च को फीडबैक दे सकें कि क्या ठीक है, क्या बेहतर हो सकता है। जर्नल एडिटर जो कि उसको पब्लिश करेंगे, तो उसको ये बताएंगे कि पब्लिश करने के काबिल है भी या नहीं, और उसको जो है वो इम्प्रूव करने की सलाह मशवरा दे सकते हैं कि आप इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पर्पस इसका क्या होगा कि पर्पस जो है वो इन सब कुछ करने के बाद ये होगा कि आप 3 चीज़ें सीखते हैं। एक तो ये कि आप रिसर्च को अपने स्किल में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उससे अपने अपने स्किल्स कैसे बेहतर कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप, यानी हर चीज़ को आप आँख बंद करके मानने के बजाय सोचने की आदत बनाएँ, ठीक है। इसी तरह एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आपकी बेहतर होगी, यानी कि आपके जो है हॉस्पिटल में आपको कोई डिसीज़न लेना है, तो आप रिसर्च के बेस पे लें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप सुनी सुनाई बातों पे जो है वो यकीन करें। यहाँ पे भी आपको वो जो पीछे वो बताया गया था ना, जो ये वाली जो रिसर्च थी, इसका एक समरी आपको बताई गई है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो क्रिटिकिंग सपोर्ट, ये तो आपको वो जो पिछले 4.1 और 4.2 का बताया गया है कि इसमें जो है वो कौन से गाइडलाइन यूज़ किए गए हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं, उसका टेबल वो एमरेड जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, IMRAD ना, कि भाई उसमें इंट्रोडक्शन है, मेथड्स है, रिजल्ट्स है, एंड डिस्कशन है, तो ये सारी चीज़ें उसमें है, ठीक है। फिर उसमें सैंपल क्रिटिक, यानी कि वो जो सैंपल लिया था वो कौन सा था, गाइडलाइन कौन सी थी, ठीक है। एक चीज़ जो हमने इसमें याद रखना है, वो है आईएस रिस्पॉन्स टू गाइडलाइन क्वेश्चन यूजुअली इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट व्हाइल नो में सिग्नल अ लिमिटेशन, ठीक है। अब ये बात हमने याद रखनी है। यस का मतलब होता है कि ये बात रिसर्च का कोई उसके आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप बता रहे हो, यानी जिस पॉइंट पे यस आएगा तो उसका मतलब कि ये ठीक पॉइंट है। नो का मतलब है कि पॉइंट में कमी है, कोई मसला है, लिमिटेशन है। तो जितने किसी रिसर्च में यस वाली चीज़ें, यस पॉइंट ज़्यादा आएंगे, तो उतनी वो रिसर्च क्रेडिबल होती है, बेहतर होती है, ठीक है। तो ये जो है आपने देखना होता है। नॉट ऑल क्राइटेरिया हैव इक्वल वेट, मेथड रिलेटेड क्वेश्चन और द मोस्ट क्रिटिकल फॉर जजिंग स्टडी रिगर। मतलब ये कि आप कह सकते हो ना कि सारे सवाल बराबर वेट के नहीं होते। बराबर वेट मतलब ये कि हर सवाल का जवाब जो है एक दूसरे से अलग होता है। अलग मेथड वीक है तो पूरी रिसर्च आपकी क्रेडिबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ यस और नो के ऊपर हम नहीं जाते। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके आंसर थोड़े से अलग होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमने उसमें समझनी होती है, ठीक है। ये आपको बताया गया है गाइड टू एन ओवरऑल क्रिटिक ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट। मतलब ये कि आप एक क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, जैसे यहाँ पे उसका टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, क्या क्या उसमें है, ठीक है। वो सवाल बताए गए हैं इसमें, जो जो चीज़ें हमने देखनी है ना, वो सवाल बताए गए हैं कि आपने क्या क्या करना है।
हाइपोथेसिस, लिटरेचर रिव्यू, ये आप देख लीजिए कि नज़र इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ है नहीं। जो आगे की स्लाइड में है ना, ये हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया गया है लिमिटेशन ऑफ बेसिक क्रिटिकिंग गाइडलाइन इन रिसर्च इवॉल्यूशन। कौन सी चीज़ें उसमें बेहतर है, यानी किसी भी क्या कह सकते हैं कि रिसर्च चेक करने वाली जो जनरल गाइडलाइन है ना, यानी जनरल जो रूल है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या कमियां हैं। तो स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस की हम बात करेंगे। अगर हम पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है मेजर वेरिएबल ऑब्जेक्टिवली एंड प्रोड्यूस न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स के मेजरमेंट है ना, नंबर और डेटा के ज़रिए चेक करते हैं। हिसाब किताब जो है ना, इसमें क्लियर होता है। दूसरा जो है सपोर्ट्स जनरलाइजेबिलिटी विद प्रॉपर सैम्पलिंग। अगर सैंपल सही लिया गया हो तो रिजल्ट को दूसरी जगह भी अप्लाई किया जा सकता है, यानी आप उसको किसी और जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह टेस्ट हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप और कॉजेशन। मतलब हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, पता चलता है कि दो चीज़ों का आपस में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, एक चीज़ का दूसरे चीज़ के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ता है। इसी तरह स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर अलाउ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना, कोई भी इस तरीके को दोबारा रिसर्च करके देखें तो वही नतीजा आना चाहिए जो पहले आया था। मतलब सेम रिजल्ट्स, अगर आपका वो ठीक है तो सेम रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर सिस्टमेटिक क्रिटिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब ये कि स्टेप बाय स्टेप चेक करने का स्ट्रक्चर आपको ये चीज़ देती है कि भाई आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, सोचने का तरीका आपका बेहतर होता है। सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, और वही जो सपोर्ट वाली बात हमने की कि जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपकी प्रैक्टिस में बेहतरी आएगी, आपके फैसले लेने में मदद करती है। ठीक है। लेकिन साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ क्या कह सकते हो, कमियां भी है। जैसे फॉर एग्जांपल में ओवरलुक डेप्थ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि इंसान की जो फीलिंग्स है ना, तो वो उसमें आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि जब आप क्वांटिटेटिव बात करती हैं तो आप करते हैं तो उसमें आप सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, और नंबर से सिर्फ आपको सरफेस लेवल का पता चलता है, यानी ऊपर ऊपर से जो चीज़ें हैं। अंदर की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को आप नहीं समझ सकते, आपको समझ नहीं आते। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन स्केल्स, अगर आप किसी का डिप्रेशन देखते हैं ना, तो डिप्रेशन स्केल से स्कोर का पता चलता है, लेकिन उस वक्त बंदा क्या महसूस करता है, कैसा महसूस करता है, वो आप नहीं महसूस, मतलब आपको नहीं पता चलेगा। उसमें आपको सिर्फ पता चलेगा कि हाँ, उसको डिप्रेशन का आपने एक स्केल बनाया, आपने एक स्कोर बनाया, तो आपको पता चलता है कि इतने लेवल मतलब डिप्रेशन में है, लेकिन वो महसूस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो आपको नहीं पता चलेगा। इसी तरह गाइडलाइंस आर ब्रॉड, इट मे नॉट फिट ऑल स्टडी टाइप्स। हर टाइप की रिसर्च के लिए फिट नहीं आती ये चीज़। ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए अलग गाइडलाइन होती है, क्वांटिटेटिव के लिए अलग होती है। ठीक है। तो ये सम क्वेश्चन अप्लाई ओनली टू स्पेसिफिक रिसर्च डिज़ाइन। कुछ सवाल या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक डिज़ाइन के लिए, जैसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए अलग से क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग होते हैं, तो आप उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एडिशनल क्राइटेरिया में बी नीडेड फॉर सर्टेन मेथड्स। अच्छा, जैसे कि कुछ ख़ास तरीके, कुछ क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमिनोलॉजी, ऐसी चीज़ों को यूज़ करने के लिए अलग अलग चेक्स और अलग अलग तरीके होने चाहिए। यानी हर चीज़ को, हर थ्योरी को आप एक चेक से या एक तरीके से नहीं क्रिटिक कर सकते। ठीक है। इसका मतलब यही है ना कि आप हर बंदे के साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं रखते हो, बंदे बंदे के हिसाब से आपका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है। तो रिव्यूअर मस्ट जज वेदर द गाइडलाइन आर एडिकेट फॉर द पर्टिकुलर स्टडी। रिव्यूअर जो है ये फैसला लेते हैं कि भाई जो मतलब वही ना, कि रिव्यूअर खुद ये फैसला करना, उसको करना पड़ता है कि गाइडलाइन की रिसर्च जो है, या फिर आप जो रूल्स है, वो इस रिसर्च के लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है। इसी तरह बायास जो है, बायास रिस्क ऑफ बायास इफ सैम्पलिंग मेजरमेंट और एनालिसिस इज फ्लॉड। बायास का ख़तरा होता है ना। बायास क्या होता है कि अगर सैम्पलिंग मेजर या एनालिसिस गलत है, या आपने जो डेटा लिया है वो गलत है, जो सैम्पलिंग ली है वो गलत है, तो पूरी रिसर्च जो है आपकी गलत हो सकती है। ठीक है। तो अगर आपने सैम्पलिंग के टेक्निक को सही से फॉलो नहीं किया, और उसको मतलब जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं किया, ठीक है, तो वो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। अब इसका जो अगर हम एक कंक्लूजन निकालें इस पूरी चीज़ का, एक मुख्तसर जो रिज़ल्ट है, तो गाइडलाइन अच्छी है। ठीक है।
और मतलब कुछ इनकम्प्लीट भी हो सकती हैं, ठीक है। इन्हें जो है आप ब्लाइंडली नहीं फॉलो करें। मतलब जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसको आप सिर्फ मतलब पढ़ें नहीं, उसको चेक करें, उसके अंदर जो है वो चीज़ें आप ऐसा कह सकते हो कि उसको एक क्रिटिकल थिंक करके उन चीज़ों को समझें, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको पता चलेगा। ये आपको गाइड इन ओवरऑल क्रिटिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट बताया गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आप किन किन चीज़ों को देखोगे। तो ये भी वही सेम चीज़ है, इनको आप देख लीजिएगा, लेकिन इसके स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन की हम बात करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम क्रिटिक करते हैं ना, तो इसका अपना एक तरीका होता है, फिर उस तरीके के कुछ अच्छे फ्लॉज है, कुछ जो है मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ख़राब चीज़ें हैं। अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला है हेल्प बिगिनर इवॉल्वेट रिसर्च सिस्टमेटिकली। नए सीखने वालों के लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि जो नए रिसर्चर्स आते हैं, बिगिनर होते हैं, तो उनके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च को सिस्टमेटिकली चेक करना आसान हो जाता है, ठीक है। इसी तरह प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर क्रिटिक स्टडीज़, मतलब आपके पास क्रिटिक लिखने का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, बिना सोचे समझे लिखने से आप बच जाते हो, ठीक है। आपके पास एक पूरा मैप होता है कि भाई किस तरह क्रिटिक करना है। कंसिस्टेंट इवोल्यूशन जो लिखा, ऑफर फॉर कंसिस्टेंट इवोल्यूशन, हर रिसर्च को चेक करने का एक प्रॉपर कंसिस्टेंट आपके पास तरीका होता है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है मतलब वो इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन, कि इसमें आपको सोचने, पढ़ने और रिसर्च को क्या कह सकते हैं गौर से देखने पर मजबूर करती है आपको ये चीज़, कि जब आपके पास एक आपने एक चीज़ को क्रिटिक करना है तो उसमें ये गाइडलाइंस है कि भाई आपने इस चीज़ को जो है वो देखना है। सपोर्ट ऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट ऑफ द रिसर्च, यानी कि आप जो है उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। आपको उसको जो जायज़ा लेना होता है ना, जो उसका असेसमेंट करना होता है, तो आप जो है उस तरीके से कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं। इसी तरह इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन एक्सपर्ट एक्सपीरियंस नॉट अ फॉर्मली टेस्टेड टूल। यानी जब हम क्वालिटेटिव क्रिटिक की बात करते हैं ना, या उसकी जो गाइडलाइन की बात करते हैं, तो ये गाइडलाइन जो है ये एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस के मुताबिक बनती है। मतलब ये एक्सपर्ट की बनाई हुई चीज़ है खुद से। मुझे एक चीज़ में एक्सपर्टेशंस है, एक्सपर्टीज़ है, सॉरी, ठीक है। मैं जो है किसी चीज़ में बेहतर हूँ, तो मैं अपने हिसाब से उस चीज़ का क्या कह सकते हैं एक फार्मूला बनाऊंगा कि ये इस तरीके से होगा। ये कोई टेस्ट या फॉर्मल टेस्टिंग से नहीं गुजरी ये चीज़ें, इसीलिए इनकी रिलायबिलिटी और चीज़ें बिल्कुल 100% नहीं होती। मतलब आप इसके ऊपर 100% यकीन भी नहीं कर सकते। सम क्वेश्चन डू नॉट हैव फुली ऑब्जेक्टिवली या ऑब्जेक्टिव आंसर्स। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका साफ यानी हाँ या ना में जवाब नहीं होता, इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश होती है, उसमें आपको समझने की गुंजाइश होती है, ठीक है। यानी डेटा आपने एनालाइज सही किया था तो उसमें हाँ या ना में वो नहीं होता, कुछ चीज़ें होती हैं सब्जेक्टिव हो सकता है। इसी तरह एक्सपर्ट्स में डिसएग्री ड्यू टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। दो एक्सपर्ट एक ही रिसर्च पर अलग अलग राय दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। एक बंदा एक रिसर्च को एक तरीके से देखेगा तो दूसरा दूसरे तरीके से देखेगा, ठीक है। इवॉल्वेशन डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग मेथडोलॉजिकल रीजनिंग। अच्छे इवॉल्वेशन के लिए रिव्यूअर को खुद मेथोडोलॉजी की गहरी समझ होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी क्या कह सकते हैं किसी रिसर्च का तरीका निकालते हो, उसका रिजल्ट निकालते हो, इवॉल्वेट करते हो, तो पहले आपको खुद तो पता हो कि क्या करना है, ठीक है। इसी तरह द गाइडलाइन इज एडजस्टेबल सो इट लेक्स स्टैंडर्डाइजेशन। गाइडलाइन को एडजस्ट किया जा सकता है ना, हर कोई अपने हिसाब से ज़्यादा या कम सवाल इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए एक कोई ख़ास स्टैंडर्ड नहीं होता। आप उसमें कम सवाल भी डाल सकते हैं या ज़्यादा सवाल भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग की रिसर्च चैलेंजेस, मतलब उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। इन अप्रोचिंग द टास्क ऑफ क्रिटिकिंग अ स्टडी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्या लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी cognizant of the numerous challenges that researchers face in the conducting of a study. For example, conceptual challenges, जैसे इस स्लाइड में ये बताया गया ना है कि जब आप किसी रिसर्च का क्रिटिक करते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि रिसर्चर जिसने रिसर्च की है उनको किन किन मुश्किलात से गुजरना मतलब गुजरा होगा, उसको जो है किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। तो इन चैलेंजेस को जो है वो उनसे गुजर के वो आपके पास एक रिसर्च लेके आता है, ठीक है।
तो आपके पास बेसिकली उसके कुछ किन किन रिसर्चेज या किन किन चैलेंजेस की जो है ना वो बात हो रही है। पहले है जो है वो पहला जो है कंसेप्चुअल चैलेंजेस। कंसेप्ट, हाउ शुड की कॉन्सेप्ट्स बी डिफाइंड, यानी सोचने से आपके कंसेप्ट से रिलेटेड है ना। रिसर्च के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन क्या होगी, यानी जो जो चीज़ आप रिसर्च में डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। यानी आप अगर स्ट्रेस पर रिसर्च करना चाह रहे हो तो स्ट्रेस पर रिसर्च आप अपने रिसर्च में स्ट्रेस को किस तरीके से डिफाइन करोगे, फिजिकली डिफाइन करोगे, इमोशनली डिफाइन करोगे, या दोनों तरीके से डिफाइन करोगे। इसी तरह फाइनेंशियल चैलेंजेस, कि ये स्टडी जो है इसके लिए बजट जितने पैसे लगेंगे वो पैसे कहाँ से आएंगे, टेस्ट करेंगे, आपके इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, शायद जो आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये फंडिंग कहाँ से आएगी, ठीक है। एथिकल चैलेंजेस भी होते हैं, कैन द स्टडी अचीव इट्स गोल विदाउट इंफ्रिंजिंग ऑन ह्यूमन राइट्स, क्या रिसर्च इंसानी हुकूक के लिए या फिर आप कह सकते हैं इंसानों के लिए बेहतर है, या फिर उसके जो है किसी को कोई नुकसान तो नहीं दी जा रही, ठीक है। या फिर जो जिनके ऊपर आपने रिसर्च की थी उनको पूरी मालूमात थी, उनको पता था कि आप उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इसी तरह प्रैक्टिकल चैलेंजेस, विल आई बी एबल टू रिक्रूट एनफ स्टडी पार्टिसिपेंट्स, क्या इतने पार्टिसिपेंट मिल पाएंगे, क्या वक्त पर डेटा कलेक्ट हो पाएगा, या आप जो रिसर्च कर रहे हो क्या वो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। मेथडोलॉजिकल चैलेंजेस क्या होगा कि जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो क्रेडिबल हो सकता है, क्या वो सही होगा, क्या वो दूसरी चीज़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या उसका रिज़ल्ट जो है वो प्रॉपर आएगा, ठीक है। अगर सैंपल साइज जो है वो छोटा है तो क्या रिज़ल्ट जो आएगा तो उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब आपके लिए एक रिसर्चर्स के लिए चैलेंजेस होते हैं। इफेक्टिव एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस डिपेंड ऑन एड्रेसिंग की मेथडोलॉजिकल challenges in understanding essential research concept and the distinction between qualitative and quantitative approaches। मतलब ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है ना, कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीकों को आप अलग अलग एक नज़रिए से देखें और उनको समझें, ठीक है। तो ये जो है आपको बताया गया है। नेक्स्ट, इस रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अभी थोड़ा सा शोर हो रहा है तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।